नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है अब की बार किसकी सरकार का। बीजेपी ने हरियाणा में जीत के हैट्रिक के लिए कमर कस ली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा चुनाव को लेकर सीईसी की मीटिंग हुई। सीईसी में विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि मोदी और शाह की मौजूदगी में पहली लिस्ट पर मुहर लगा दी गई है। आज बीजेपी हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आज किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। करीब 1.5 घंटे तक चली बीजेपी सीईसी की मीटिंग में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। 55 सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं और बाकी बचे हुए नामों को हरियाणा कोर कमेटी आज बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक करके फाइनल करेगी। इस पर फैसला लेने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे की जाएगी। हरियाणा पर यह मैराथन मंथन है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो सभी नाम तय कर लिए जाएंगे, कुछ नाम अभी बाकी हैं, उन पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी। लेकिन जहां तक रही बात ऐलान की, एक बार में ऐलान नहीं होगा, धीरे धीरे करके इन सबका ऐलान किया जाएगा। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से उम्मीदवार हो सकते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ सकते हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिल सकता है। वहीं किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार का नाम भी पहली लिस्ट में है। कृष्णपाल पवार इसराना से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में हारे हुए कुछ उम्मीदवारों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। हमारे सहयोगी पवन नारा इस खबर पर जुड़ गए हैं। पवन, लगातार मैराथन मीटिंग चल रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? बिल्कुल, अब सूत्रों के हवाले से हमें कुछ जानकारियां मिली हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। यह कुरुक्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र आता है और कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी पहले सांसद रह चुके हैं, तो लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा वो मनोहर लाल खट्टर की जो करनाल सीट खाली हुई थी वहां से विधायक हैं, तो लाडवा उनके लिए सीट चुनी गई है। प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहनलाल बाडोली, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, ऐसी जानकारी हमें सूत्रों के हिसाब से आ रही है। पूर्व सांसद संजय भाटिया, रोहतक से चुनाव लड़े अरविंद शर्मा और सिरसा से पहले चुनाव लड़ चुकी सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा जा सकता है। साथ ही कांग्रेस से आई श्रुति चौधरी भी मैदान में होंगी। इससे पहले उनकी मां को राज्यसभा में हरियाणा की तरफ से भेजा जा चुका है। रोहतक के करीब सीट है महम, वहां से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा का नाम बताया जा रहा है। रतिया जो कि सिरसा में पड़ती है, वहां से सुनीता दुग्गल रतिया रिजर्व सीट से मैदान में होंगी। इसके अलावा कालायत में सिटिंग एमएलए को रिपीट किया जाएगा। पानीपत से पूर्व सांसद संजय भाटिया को मैदान में उतारे जाने की पुख्ता जानकारी इस वक्त हमारे पास है। अटेली से आरती राव जो कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, वो मुकाबले में होंगी और तोशाम जो कि माना जाता है बंशीलाल का इलाका है, उनकी पोत्री श्रुति चौधरी तोशाम से मैदान में होंगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से सिटिंग एमएलए को वापस रिपीट किया जाएगा। अंबाला कैंट से एक नाम है अनिल विज जो कि गृह मंत्री थे खट्टर सरकार में, लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार में उन्हें बिल्कुल ठीक जो लिस्ट पवन इस वक्त आपने अभी बताई है उससे जरा एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा देती हूँ। कुछ नाम जिन पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है वो नाम इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा भी नामों पर जानकारी दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो कि खुद इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, लाडवा से चुनावी मैदान में होंगे। जेपी तलाल लोहारू से, दीपक हुड्डा महम से, सुनीता दुग्गल रतिया से चुनाव लड़ सकती हैं। लीला राम गुर्जर कैथल, गौरव गौतम पलवल, संजय भाटिया पानीपत, अरविंद शर्मा गोहाना और तेजपाल तंवर सोहना से चुनाव लड़ सकते हैं। इनके अलावा करनाल से जगमोहन, अटेली से आरती राव, तोशाम से श्रुति चौधरी, अंबाला कैंट से अनिल विज, जींद से कृष्ण लाल मिड्डा और हिसार से कमल गुप्ता। इसके अलावा भव्य बिश्नोई आदमपुर से, कृष्णपाल पवार इसराना से और महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ सकते हैं।
हालांकि अभी देखिए सभी नामों पर चर्चा नहीं हुई है, कुछ नामों पर चर्चा होना अभी भी बाकी है। हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, कहा यह जा रहा है कि अभी सभी नामों का ऐलान एक साथ नहीं किया जाएगा, एक एक करके धीरे धीरे करके सभी नामों का खुलासा होगा। कितने नामों पर बात फाइनल हो चुकी है और कितनों पर अभी फाइनल होनी बाकी है? देखिए, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों का चुनाव है। 55 सीटों पर कल की बैठक में चर्चा हो चुकी है। बाकी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। तो कंसल्टेशन के बाद उन बाकी बची 35 सीटों पर भी चर्चा होगी, उसके बाद नाम जारी किए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की रणनीति रही है कि सिटिंग एमएलए को रिप्लेस करके एंटी इनकम्बेंसी से फाइट किया जाए, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे जो ग्राउंड पर फीडबैक है कि काफी स्थिति बीजेपी की सुधरी है। ऐसे में बहुत सारे मौजूदा विधायकों की टिकट जो पहले कटने की संभावना जताई जा रही थी वो बच सकती है, और इस इक्वेशन में कास्ट मैट्रिक पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। तो देखना होगा कि हरियाणा का चुनाव जब कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं तो कैसे आगे बढ़ता है। सारा मामला इस बात पर होगा कि हरियाणा में कैंडिडेट की प्लेसमेंट कैसे होती है। ठीक है पवन, आप बने रहे हमारे साथ। आप जो जानकारी दे रहे हैं, ये जो लिस्ट अभी एक संभावित लिस्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई, उसमें भी ये बात तो पता चल रही है कि कास्ट फैक्टर को बहुत अच्छे से गौर किया गया है, उसका ध्यान रखा गया है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में 10 से 11 खिलाड़ी भी चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयार है। दादरी सीट पर फोगाट बहनों के बीच में टक्कर हो सकती है। दादरी से बबीता फोगाट बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और इसी सीट से कांग्रेस विनेश फोगाट को टिकट दे सकती है। महम सीट पर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के मुकाबले कांग्रेस साक्षी मलिक को मैदान में उतार सकती है। आप देखिए, बबीता फोगाट वर्सेस विनेश फोगाट हो सकता है। अब देखिए, कजिन सिस्टर्स है, इनके बीच में ये मुकाबला हो सकता है। हालांकि राजनीति में कोई नई बात नहीं है, एक ही परिवार से दो बड़े चेहरों का अलग अलग चुनावी पार्टी से अलग अलग राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना। दीपक हुड्डा से उम्मीदवार हो सकते हैं और साक्षी मलिक उनके खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है। तो दादरी और महम की ये जंग कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकती है। ये पवन हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, विनेश फोगाट का जिस तरीके का ओलंपिक वाले पूरे एपिसोड के बाद रिएक्शन आया था और हमने देखा था किस तरीके से वो एक्स पोस्ट पर मैसेजिंग कर रही हैं, उससे एक बात तो समझ में आ रही थी कि उनका मूड चुनाव लड़ने का है। देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, विनेश फोगाट अपने मामले को लेकर, जो यौन हिंसा का मामला चल रहा है उसको लेकर मुखर जरूर है। जरूर हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ नजर आए थे और जरूर कांग्रेस की तरफ से खुला न्योता दिखाई दे रहा है कि आप लड़ें, चुनाव लड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। लेकिन अभी तक विनेश की तरफ से ऐसा कोई जवाब आया नहीं है, संकेत नहीं आया है। विनेश जब वापस लौटी थी तो उस दिन मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने इंटरव्यू में तो नहीं कहा, लेकिन वो अपने कुश्ती खेलने के प्लान को रिविजिट कर सकती है। संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है। तो अगर वो कुश्ती की तरफ लौटती हैं तो उनका सियासत में आना मुश्किल है, लेकिन अगर वो अपने कुश्ती से रिटायरमेंट के फैसले पर बरकरार रहती हैं तब कोई संभावनाएं हो सकती हैं। एक तस्वीर जो स्पष्ट है कि कांग्रेस उनका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है वो फायदा लेना चाहती है, लेकिन अभी तक विनेश की तरफ से इस तरह के कोई भी संकेत नहीं मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन, आप नजर बनाए रखिएगा। पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उधर हरियाणा चुनाव से पहले ईडी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह पर ईडी का एक्शन हुआ है। हुड्डा से जुड़े हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एमआर व एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में स्थित है। आरोप है कि एमआर एमजीएफ ने हुड्डा और डायरेक्टर डीटीसीपी त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाल टोपी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में जंग छिड़ गई है।
कल योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी को लेकर जोरदार अटैक किया था। योगी ने कहा था कि सपा की टोपी लाल है लेकिन उनके कारनामे काले हैं। उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, लाल रंग प्यार और मोहब्बत का रंग है। जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वही इसे दुर्भावना से देखते हैं। अखिलेश ने कहा, अच्छा बुरा कोई रंग नहीं होता, नजरिया गलत होता है। उन्होंने काले रंग को लेकर पश्चिमी देशों में इसे नकारात्मकता का प्रतीक कहा गया। अब देखिए कि जो अखिलेश यादव ने कहा, जो योगी ने कहा, वो दोनों बातें आपके सामने रख रही हूँ। सपा की टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। सपा नेता ने निषाद की बेटी से गलत किया। कन्नौज का नवाब ब्रांड सपा की पहचान है। एक के बाद एक जितने भी ऐसे यौन दुराचार उत्पीड़न के मामले आए हैं उसमें जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं का कनेक्ट सामने आया है, उससे लेकर ये टिप्पणी थी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग प्रेम मोहब्बत का प्रतीक है। पश्चिम में काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं बल्कि नजरिया होता है। सुनिए कल योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में लाल टोपी को लेकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर अटैक किया। कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। 60,000 से अधिक पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा 2 पालियों में की जाएगी। परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला चरण 23 अगस्त से शुरू हुआ और 25 अगस्त को खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कानून पास होने के बाद ये पहली परीक्षा है। अगर नए कानून की बात करें तो इसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है और जुर्माना 2 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 67 शहरों में इस वक्त एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षार्थियों की लाइनें आप देख रहे हैं जो आज परीक्षा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए आज और कल दूसरे दौर की परीक्षा आयोजित हो रही है। कल इसके लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए थे। एग्जामिनेशन सेंटर पर सघन चेकिंग भी की जा रही है और किसी भी धांधली को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास प्लेस किए गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में अब तक करीब 12 सॉल्वर समेत 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एग्जाम कैसा चल रहा है, नोएडा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। देश भर में प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस वक्त मैं नोएडा में हूं और यहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पोस्ट के लिए एग्जाम चल रहे हैं। 5 दिनों तक ये एग्जाम चलने वाला है, जिसमें 3 दिन एग्जाम हो चुके हैं, 2 दिन और होने वाले हैं। और इस सेंटर पे आप इंतजाम देखिए कि किस तरह से 10 बजे से एग्जाम है, 8 बजे से ही जो छात्र आ रहे हैं उनकी फ्रिस्किंग यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले गेट पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 कर्मी हैं वो ये तस्दीक करते हैं कि बच्चा सही आई कार्ड के साथ और पहचान पत्र के साथ यहाँ पे पहुँच रहा है, वो चेक करते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी सामान है उसके पास में तो वो सामान यहीं पे रखवा लिया जाता है उसके बैग में, या एक रूम है, स्टोर रूम कह सकते हैं, उस रूम में सबके सामान रखे जा रहे हैं। कोई भी पर्स, बेल्ट, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए ये तक है कि वो ईयर रिंग, क्लचर कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकती हैं। सब कुछ उनको बाहर ही रख के जाना पड़ता है। उसके बाद फ्रिस्किंग की प्रक्रिया शुरू होती है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रिस्किंग हो रही है और सभी जो उम्मीदवार पहुंचे हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि जूते उतरवाए जाते हैं और तसल्ली बख्श
एक एक कैंडिडेट को फ्रिस्क किया जाता है, कोई भी मेटल अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि पेन को खोल के चेक किया जाता है कि कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक चीज लेके तो ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट कम से कम एक स्टूडेंट को लगता है। और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे सामने के हिस्से को में आप देख सकते हैं, छतरी के नीचे वो बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 ऐसे काउंटर बने हुए हैं और वहाँ पे बायोमेट्रिक के जरिए पहचान की जाती है कि ये वही कैंडिडेट है जिसका आई कार्ड वो अपने हाथ में लेके आया है या एडमिट कार्ड हाथ में लेके आया है। उसके बाद सेंटर के अंदर जाने दिया जाता है। दरअसल पिछली बार जब कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, तो पेपर लीक हो गया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर में फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और एग्जाम ऐसा होना चाहिए कि नकल की कोई गुंजाइश ना हो। न सिर्फ ये ग्राउंड लेवल पे बल्कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश भर में अगर कहीं पे भी कोई भी इस तरह की जुगत में बैठा हुआ कि क्वेश्चन पेपर लीक हो या किसी स्टूडेंट को झूठा दिलासा देके पैसा ऐंठा जा रहा है, ऐसे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 60,244 पदों पर एग्जाम हो रहे हैं। इनमें से 48,17,471 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। 67 जिलों में 1,154 सेंटर है। ये एग्जाम 5 दिनों तक 2-2 पालियों में लगातार चलेगा और प्रत्येक पाली में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले चरण में 23 से 25 अगस्त तक जब एग्जाम हुए, उसके बाद दूसरे चरण में और आज और कल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा हो रही है। आज अगर बात करें तो 3 दिन पहले पुलिस परीक्षा हो चुकी है। 23, 24 और 25 अगस्त को पुलिस परीक्षा हो चुकी है। आज अगर बात करें तो चौथे दिन की पुलिस परीक्षा हो रही है। 60,244 पदों के लिए तकरीबन 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा होनी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ के पीजी इंटर कॉलेज का। यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं और गेट को बंद कर दिया गया है। 10 बजे से परीक्षा होनी है, लेकिन जो एंट्री है वो 7 बजे से ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि जब पिछली बार परीक्षा हुई थी तो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, गड़बड़ियाँ हुई थी, तो इस बार इस तरीके से गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस बार कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए और इसी के मद्देनज़र सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं उनकी भी बाकायदा तस्दीक की जा रही है, जांच की जा रही है कि कोई भी जो मुन्ना भाई है वो परीक्षा में शामिल ना हो पाए। द्वितीय पाली परीक्षा की बात करें तो 3 बजे से शुरू होनी है और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भी तैनात है और एसटीएफ से लेकर के तमाम सारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी निगरानी रख रही हैं। अभी तक कोई भी गड़बड़ी निकल करके सामने नहीं आई, क्योंकि प्रशासन इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है कि पुलिस परीक्षा भर्ती में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। वक्फ बिल को लेकर भी हलचल बड़ी तेज है। थोड़ी देर में वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें ओवैसी, इमरान मसूद, संजय सिंह, नदवी, निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। जेपीसी की दूसरी बैठक है। जेपीसी ने आज 4 मुस्लिम संगठनों को भी राय देने के लिए बुलाया है। इन चारों मुस्लिम संगठन के लोग आज जेपीसी की मीटिंग में शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे। ये मुस्लिम संगठन हैं सुन्नी जमीयतुल उलेमा मुंबई, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान वक्फ बोर्ड। ये जो 4 नाम अभी मैंने आपको दिए, एक तो उत्तर प्रदेश का ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और एक राजस्थान वक्फ बोर्ड है। इनके अलावा 2 और बोर्ड आज इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की अहम बैठक होने जा रही है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, संजय सिंह, नदवी, निशिकांत दुबे भी शामिल रहेंगे। ये जेपीसी की दूसरी बैठक है और जेपीसी ने आज 4 मुस्लिम संगठनों को भी अपनी राय देने के लिए बुलाया है। कुल 31 सदस्य हैं इस मीटिंग में और 11 बीजेपी के, 4 कांग्रेस के, 21 लोकसभा के सांसद, 10 राज्यसभा के सांसद और जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन हैं। सुन्नी जमीयतुल उलेमा मुंबई भी इस मीटिंग में आज शामिल होने जा रही है। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान वक्फ बोर्ड इस मीटिंग में शामिल रहेंगे।
अब बात महाराष्ट्र की। 9 महीने में ढही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार अपना बचाव करने में जुटी है। पूरे मामले में एनसीपी ने सरकार से अलग रुख अपना लिया है। आज सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सिंधुदुर्ग के मालवण पहुंचे। अजीत पवार के साथ प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे भी मौजूद थे। अजीत पवार ने राजकोट किले में शिवाजी महाराज की क्षतिग्रस्त पुतले की जगह का निरीक्षण किया। शिवाजी का पुतला आखिर कैसे गिरा, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। अजीत पवार इस हादसे के लिए पहले ही महाराष्ट्र की जनता से माफी मांग चुके हैं। अजीत पवार ने इस हादसे के लिए पहले ही महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी। शिवाजी की इस प्रतिमा को लेकर जाहिर है आक्रोश तो होना ही है। शिवाजी जो कि महाराष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं, उनके शौर्य का प्रतीक है, ऐसे में उनकी प्रतिमा कैसे गिर गई, कैसे 1 साल के अंदर ही समुद्री हवा की, जो जैसे कह रहे हैं कि समुद्री हवा ऐसी थी जिसने उसके नट बोल्ट को खराब कर दिया था। तो ये तो बात पहले से ही पता थी कि समंदर के किनारे एक प्रतिमा लगाई जाएगी और आर्द्रता हो सकती है, पानी नमकीन हो सकता है, लोहा खराब भी हो सकता है, और इसलिए इन सारी बातों का तो पहले से ही ख्याल रखते हुए प्रतिमा बनानी चाहिए थी। अब चूंकि प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है तो अपने अपने तरीके से सभी सरकार पर अटैक कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव से पहले मुस्लिम बीएलओ को लेकर फिर से बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा उपचुनाव से पहले यहां के मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया है। आरोप है कि यहां पर 124 में 58 मुस्लिम बीएलओ को हटा दिया गया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में 11 से अधिक मुस्लिम बीएलओ बदलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम बीएलओ हटाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद तिवारी ने इसे राजनीति का घटियापन करार दिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, बीजेपी भी तमाम सीटों पे उपचुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन मिर्जापुर की मझवा सीट है, वहाँ पे उपचुनाव होना है और उसके पहले वहाँ पे 11 मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया। इसको लेकर के राजनीति काफ़ी तेज हो गई। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। राम गोपाल यादव भी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग गए थे, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और यादव बीएलओ को हटाए जा रहे हैं, नाम हटाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, जनता पे छोड़ देना चाहिए। अब आप मुसलमान, यादव या हरिजन जहाँ पे हैं, अनुसूचित जात, अगर आप उनको हटाएंगे तो ये दिखाता है आपका अपने ऊपर विश्वास। इन जातियों तो दिखाता है मुसलमान, यादव या हरिजन या और जो कांग्रेस समर्थक या सपा समर्थक है, पर ये क्या है? ये राजनीति का घटियापन है, ये राजनीति का बहुत ही विद्रूप स्वरूप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर उपचुनाव लड़ेगी या फिर अलग लड़ेगी? हमारा इरादा इंडिया गठबंधन से मिलजुल कर चुनाव लड़ने का। आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। राज्य में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। हेमंत बिस्वा शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। 2 दिन पहले पार्टी और पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आदिवासियों के अस्तित्व के लिए वो काम करेंगे, रक्षा करेंगे। इस उद्देश्य के साथ चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वेलकम बैक। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग चल रही है। लाल टोपी के मुद्दे पर वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव बीजेपी की खैर नहीं वाला डायलॉग लगाते हैं तो योगी आदित्यनाथ कानपुर में अखिलेश के 3 मॉडल दिखाकर वापस लखनऊ भी आ जाते हैं। जी हां, अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ में समाजवादी पार्टी कैसे फंस गई है और योगी फ्रंट फुट पर है। लाल टोपी वाली पार्टी का काला इतिहास पढ़कर वो सुना रहे हैं और अखिलेश यादव को सब कुछ सुनना पड़ रहा है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे।
आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है, ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। योगी के पास अखिलेश यादव को दबाव में लाने का त्रिकोणीय फॉर्मूला है। अखिलेश लखनऊ से बचेंगे तो अयोध्या में फंसेंगे, अयोध्या से किनारा करेंगे तो कन्नौज पर क्या बोलेंगे। 24 के चुनाव में अखिलेश नई क्रांति लाए थे, लाल टोपी का पावर दिखा रहे थे। अब लाल टोपी के काले कारनामे योगी आदित्यनाथ गिना रहे हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का मॉडल मिल्कीपुर से कटेहरी, कटेहरी से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मीरापुर, मीरापुर से खैर और अब सीसा मऊ में दिखा रहे हैं। 10 में से 6 सीट योगी आदित्यनाथ कवर कर चुके हैं। 2022 में इन 6 में से 3 जीते थे और 3 हारे थे। जो हारे थे उन्हें उपचुनाव में जीतना है। लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ से बाहर अभी कहीं भी नहीं गए हैं। जिस सीसामऊ सीट को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपना अधिकार मानती है, योगी आदित्यनाथ वहीं खड़े होकर सपा मॉडल बदलने का ऐलान कर रहे हैं। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। सीसामऊ में सपा का इरफान मॉडल चलता था। मुस्लिम वोट बैंक के दम पर समाजवादी पार्टी यहां जीतती थी। फिर इरफान सोलंकी गरीबों की जमीन पर कब्जा करता था। इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी।
इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। सीसामऊ में सबसे ज्यादा 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिमों के बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों की आबादी है। इस सीट पर 70,000 ब्राह्मण है, 60,000 दलित, 26,000 कायस्थ, 6,000 क्षत्रिय। सिंधी और पंजाबियों की आबादी भी 6,000 है, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 12,000 से ज्यादा है। जाति के इक्वेशन पर अगर वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। हिंदू एक होंगे तो सीसामऊ के समीकरण बदल जाएंगे। सीसामऊ में 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं तो 1,60,000 हिंदू मतदाता हैं। आज जो विभाजनकारी राजनीति है इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसामऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। सीसामऊ में 21 साल से भगवा नहीं लहराया है। पिछले 12 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा यहां पर है और अब योगी आदित्यनाथ सारे चुनावी इतिहास बदलने वाले हैं। सीसामऊ में जीत के लिए 5 विधायक, 2 मंत्री और 1 डिप्टी सीएम लगे हैं। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रण में उतर गए हैं। सीसामऊ में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले ही घमासान मच गया है। बीएलओ की लिस्ट में नाम बदले गए, मदरसे के मौलाना हटाए गए तो समाजवादी पार्टी इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। 10 MLAs MP हो गए, उनकी जगह उनकी सीटें खाली हो गई और वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहाँ पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 कम्युनिटीज़ को जो ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया। सीसामऊ में अखिलेश यादव की जीत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पर टिकी है, क्योंकि सीसामऊ में 45% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, जिन्हें इरफान सोलंकी का वोटर माना जाता है। उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अखिलेश यादव नसीम सोलंकी के नाम पर मुहर भी लगा चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। सीसामऊ उपचुनाव में लड़ाई अब सीधे सीधे अखिलेश इरफान सोलंकी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है। सीसामऊ सीट पर सोलंकी परिवार का 25 सालों से एक छत्र राज है। पहले इरफान सोलंकी के पिता हाजी इरफान सोलंकी सपा से विधायक रहे। 2012 से इरफान सोलंकी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं।
अब अखिलेश यादव सीसामऊ सीट पर जीत के लिए एक बार फिर से सोलंकी परिवार पर ही भरोसा जताए हैं। उस इरफान सोलंकी की पत्नी को अखिलेश मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिसने कानपुर को दंगे की आग में झोंका। योगी आदित्यनाथ इसी मॉडल को बदल रहे हैं। बहन और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहन और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहन और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर एक्शन हुआ तो उसका छोटा भाई नीलू यादव पीड़ित परिवार को परेशान करने लगा, लेकिन वो भूल गया कि यूपी में योगी की सरकार है। नवाब सिंह यादव का भाई नीलू यादव अब फरार है। पुलिस 25,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। आरोपी बुआ के साथ मिलकर पीड़ित को पैसा देकर बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा था। पूरे यूपी का मॉडल बदल गया है। अब यूपी सीखता नहीं है, बल्कि यूपी सिखाता है कि कानून व्यवस्था को मैनेज कैसे किया जाता है, अपराधियों पर लगाम कैसे लगाया जाता है। यही योगी मॉडल है, यही यूपी का मॉडल है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल में डॉक्टर बेटी से रेप और मर्डर को लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। डॉक्टर बेटी के केस में सबसे बड़ा सबूत सामने आया है, वो सबूत जो टीएमसी सरकार बंगाल पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। 82 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस 82 सेकंड के ऑडियो क्लिप में बंगाल में आगे क्या बदलने वाला है, सब कुछ आप समझेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। 82 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप, पूरे देश में भूचाल। 82 सेकंड के एक ऑडियो क्लिप से कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा। उन्हीं सुसाइड करेছেন হয়তো, उन्हीं सुसाइड करेছেন হয়তো। आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ये कहकर फोन किसने हैंग किया? इसके बाद दूसरे ऑडियो कॉल में क्या हुआ? और একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, और একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে। पहले ऑडियो कॉल में सुसाइड की बात, दूसरे ऑडियो कॉल में तबीयत खराब की बात कहने वाला कौन था? फोन एक बार फिर हैंग क्यों हुआ? इसके बाद तीसरे ऑडियो कॉल में क्या हुआ? ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি। ऑडियो क्लिप नंबर 1 में सुनाई दिया, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ऑडियो क्लिप नंबर 2 में सुनाई दिया, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ऑडियो क्लिप नंबर 3 में सुनाई दिया, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, उसे इमरजेंसी में लाए हैं। और फोन फिर हैंग हो गया। बंगाल की डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर के बाद उसके माता पिता से एक बार नहीं, 3 बार झूठ बोला गया। और झूठ बोलने वाला ममता सरकार का ही सिस्टम था।
पीड़ित के परिवार को 3 बार फोन कॉल किसने मिलाया? क्या तीनों ही बार अलग अलग बयान लिखा पढ़ाकर बुलवाया गया? और क्या फोन करने वाले को यह पहले से ऑर्डर था कि पहले सुसाइड की बात करो, फोन कट कर दो, फिर तबीयत खराब की बात करो, फोन कट कर दो, और फिर हालत बहुत खराब है कि बात करो और फोन कट कर दो? 9 अगस्त की सुबह आरजी कर हॉस्पिटल से बंगाल की बेटी के माता पिता को यह फोन कॉल अस्पताल प्रशासन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने किया था। इस ऑडियो कॉल के 3 हिस्से हैं। पहला कॉल 44 सेकंड का है, जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बंगाल की बेटी के मां बाप से उसकी तबीयत खराब होने की बात कर रही थी और बार बार पीड़ित परिवार को सच बताने से बच रही थी। बहुत गौर से सुनिएगा ये पूरी ऑडियो क्लिप। और একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ऑडियो क्लिप नंबर 2 8 सेकंड का है। इस क्लिप में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तबीयत खराब वाली बात से सीधे सुसाइड वाली बात कहने लगी। अब यह हिस्सा सुनिए। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন, পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। 30 सेकंड के ऑडियो क्लिप नंबर 3 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सुसाइड वाली बात गायब कर दी और इस बार वो हालत बहुत खराब है वाली स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। अब ये आखिरी हिस्सा बहुत गौर से सुनिए। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। সেটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। 82 सेकंड के सनसनीखेज ऑडियो क्लिप में बंगाल की बेटी के रेप और मर्डर के बाद 3 अलग अलग बातें कहने वाली आवाज एक ही महिला की थी, यानी आरजी कर हॉस्पिटल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। डॉक्टर को तो नब्ज देखकर पता चल गया होगा कि पीड़िता जिंदा है या मर चुकी है। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल के बाहर का यह वीडियो गवाही दे रहा है। 50 से ज्यादा लोग सेमिनार हॉल में खड़े होकर देख रहे थे कि वहां मर्डर हुआ है, इसलिए शक होता है कि कोई तो था जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को पढ़ा रहा था कि पहले सुसाइड की बात बोलो, फिर तबीयत खराब की बात बोलो, फिर हालत बहुत खराब है की बात बोलो। तो क्या इस एक ऑडियो क्लिप से बंगाल में दीदी की सरकार गिर जाएगी? क्या एक ऑडियो क्लिप से पूरी की पूरी कोलकाता पुलिस नब जाएगी? क्या एक ऑडियो क्लिप से आरजी कर हॉस्पिटल के फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष की पोल खुल जाएगी? सुबह उसका माँ 8:30 बजे फोन किया था, हम घर में नहीं थे शुक्रवार में सुबह में। तो जब फोन किया था लड़की फोन नहीं उठाया। कभी कभी ऐसा होता है, फोन नहीं उठाता है। जो डिपार्टमेंट में पेशेंट का, हॉस्पिटल में पेशेंट खराब रहने से उसको काम करना पड़ता है, तो उस टाइम में इसलिए फोन नहीं उठाता है। 10:53 पर हम तो घर में जब आया तब मेरा फोन में फोन आया, आपका लड़की का तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी चले आइए। हम लोग बार बार पूछे क्या हुआ। वो लोग कुछ ऐसा कोई अच्छा बात नहीं बोला। उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद फिर हम फोन किया, क्या मेरा लड़की का क्या हुआ? वो बोलता है उसका तबीयत खराब है, हम इमरजेंसी में ले जा रहा है, और डॉक्टर लोग बोलेंगे क्या हुआ है, हमको डॉक्टर है क्या बोलेंगे हम, ऐसे बोला। उसके बाद लाइन काट दिया। फिर जब हम लोग गाड़ी लेके निकल पड़ने के लिए तैयार हो रहा था, 4-5 मिनट के अंदर ड्राइवर पास में ही रहता है। हम लोग तो उस टाइम में हमको दिमाग खराब हो गया, जल्दी कर रहा था। गाड़ी में बैठा, फिर फोन आया,
कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। और उसका मान रोने लग गया। हमको तो अंदर में क्या हो रहा चल रहा था हम किसी को नहीं बता पाएंगे। बयासी सेकंड का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ममता की नीयत सवालों के घेरे में आ गई है, लेकिन बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने सड़कों पर उतरे बंगाल के लोगों के सामने आज हम एक और सनसनीखेज खुलासा करेंगे। यह खुलासा पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हुआ है और खुलासा करने वाला शख्स कोई बंगाल के बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि ममता सरकार में काम करने वाले एक्स पुलिस इंस्पेक्टर अरिंदम आचार्य हैं। अरिंदम आचार्य ने पहला बड़ा खुलासा किया है कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत है। जिस डॉक्टर को पोस्टमार्टम करना था उससे केवल साइन कराए गए, वो भी जबरन। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि साइंटिफिक एविडेंस सामने न आ पाए, इसीलिए पीड़िता की लाश को आनन फानन में क्रिमेट कर दिया गया। पहले क्या बोला देखिए, इट इज शेमफुल, इट इज डिसग्रेसफुल। भाई पहले बोला इंफॉर्मेशन जो आपका डॉटर लड़की फीलिंग इल और तबीयत खराब है, उसको बाद 2-3 घंटा के बाद बोला है क्या सुना जो कमिटेड सुइसाइड। जस्ट यू थिंक, कोर्ट में गया तो देखा जब मल्टीपल इंजुरी है, ब्लड है, कमिटेड रेप, ब्लीडिंग वाज कमिंग आउट थ्रू वेजाइना। इन स्पाइट ऑफ दिस द पुलिस यूडी केस स्टार्ट किया। कब किया है यूडी केस स्टार्ट किया है आपका 145 में। अच्छा उसको बाद देखिए पोस्टमार्टम किया है आप शाम 6:10 में। जो आप आफ्टर सनसेट मर्डर केस और रेप केस कभी नहीं पोस्टमार्टम होगा। क्या होता है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन